नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि टिकट को लेकर पटना बीजेपी ऑफिस में हुआ जबरदस्त हंगामा। कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा के दफ्तर ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार हैं। 4 एलजेपी सांसद जो कि भाजपा के संपर्क में हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताया जाएगा कि तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तिलमिला उठी भारतीय जनता पार्टी। या दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में भाजपा जेडीयू का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टिकट को लेकर पटना बीजेपी ऑफिस में हंगामा। कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेरा। जी हां दोस्तों, पटना के बीजेपी ऑफिस में रविवार की दोपहर खूब हंगामा हुआ। लखीसराय विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार कुमारी बबीता के समर्थकों ने उनके लिए टिकट की मांग करते हुए बवाल काटा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक घेरे रखा। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक और मंत्री विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां से कुमारी बबीता को ही टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विजय सिन्हा के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पासवान की पार्टी में बड़ी टूट के आसार। चिराग से नाखुश 4 एलजेपी सांसद बीजेपी के संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सहयोग लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जेडीयू से नाखुश नजर आ रहे चिराग पासवान अब खुद अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि लोजपा के 4 सांसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया है। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो खबर सामने आ रहा है उसके मुताबिक कम से कम 4 लोजपा सांसद चिराग पासवान की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, जो अपने पिता की अनुपस्थिति में फिलहाल पार्टी का संचालन कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। टाइम्स नाउ के प्रशांत ने बताया कि चिराग पासवान आगामी चुनावों में कुल 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और जेडीयू दोनों ही उन्हें कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने क्रमशः 157 और 101 सीटों से चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी ने सिर्फ 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तिलमिलाई बीजेपी, कह दी यह बात। जी हां दोस्तों, बिहार के सियासत में तमाम दलों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल अपना अपना पिटारा खोल जनता के बीच अपनी दावेदारी खास अंदाज में पेश करने लगे हैं। ऐसे में सबसे आकर्षक वोट बैंक है बिहार में बिहार के युवा, जिन पर तमाम दलों की नजरें टिकी हैं और उन्हें लुभाने के दौड़ में सबसे आगे आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने युवाओं को अच्छी तरह यह बता दिया है कि सरकारी नौकरी पानी है तो वोट आरजेडी को ही दें। बता दें कि आरजेडी ने 5 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर अब तक 9,47,324 बेरोजगार युवाओं और 13,11,626 लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल किया। अब तक कुल 22,58,950 लोगों ने निबंधन किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में रिक्तियों के आंकड़े को बैठाया और ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। केंद्र सरकार ने 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 30,000 जवानों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को बिहार में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। एक आधिकारिक
आदेश के अनुसार अधिकतम 80 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से होंगी। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल से 70 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल से 55, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से 50, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से 30 और आरपीएफ से 15 कंपनियां होंगी। इन बिलों की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन सीएपीएफ और आरपीएफ के कुल 300 कंपनियों या लगभग 30,000 कर्मियों को बिहार चुनाव में तैनाती के लिए सीमाओं और प्रशिक्षण सहित विभिन्न इकाइयों से तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान यह चुनाव विश्व स्तर पर होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 फुलवारी में होगी रोचक टक्कर, भारी दिख रहा आरजेडी का पाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार जिस सीट पर सभी की नजरें रहेंगी वो होंगी फुलवारी। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के कदावर नेता माने जाने वाले श्याम रजक का इस सीट पर वर्चस्व कायम था, लेकिन हाल ही में रजक ने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। इससे पहले ये जेडीयू की पक्की सीटों में से एक मानी जाती थी, लेकिन रजक के पार्टी छोड़ने के बाद अब इस सीट पर अब आरजेडी मजबूत होती नजर आ रही है। अब बीजेपी और आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि रजक के सामने कौन सा ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो इस सीट पर जमीनी टक्कर देने के लिए तैयार हो। फुलवारी सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1977 में बनी इस सीट पर हमेशा से ही राष्ट्रीय जनता दल की नजर थी। इसी के साथ आरजेडी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया और यहां से 4 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, लेकिन समय के साथ गणित पलटा और जेडीयू ने 2010 में यहां पर जीत हासिल की। अब ये विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। फुलवारी सीट की एक और खास बात यह है कि यहां पर दलित वोटरों का बोलबाला है। करीब 2.80 लाख वोटरों की जनसंख्या में यहां पर 27% दलित वोटर हैं, वहीं 25% वोटर मुस्लिम हैं। इसको देखते हुए गैर मुस्लिम और गैर दलित वोटर की भूमिका बड़ी हो जाती है और ये ट्रम्प कार्ड साबित होते नजर आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, हवाई अड्डा, रेलवे के बाद अब किसानों की जमीन बेचने की साजिश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल, श्रम कानून और शांता कुमार की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शांता कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर एफसीआई, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन को बंद करने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांता कुमार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सिर्फ 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचते हैं। यह पूरी तरह गलत है। छत्तीसगढ़ में 85 से 90% किसानों ने एमएसपी पर फसल बेचा है। शांता कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 से 60% हितग्राही पीडीएस का राशन नहीं लेते हैं और यह खुले बाजार में बेचा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में 66 लाख परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक है और 98% लोग पीडीएस का राशन ले रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में एफसीआई को बंद करना चाहती है। शांता कुमार की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को खाद्यान्न संग्रहण का अनुभव है, अतः इन राज्यों में एफसीआई को खाद्यान्नों का संग्रहण नहीं करना चाहिए। बघेल ने कहा कि एफसीआई को गेहूं, चावल के अलावा अन्य खाद्यान्न का संग्रहण करना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा है कि वह एफसीआई के माध्यम से चावल की खरीदी बंद कर दें। किसानों को सीधी सब्सिडी देने की वकालत की गई है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करती है। केंद्र सरकार हवाई अड्डा और रेलवे को बेचने के बाद अब किसानों की जमीन बेचने की साजिश रच रही है। कृषि और पीडीएस को कॉर्पोरेट के हवाले करने की साजिश। कृषि पर भविष्य में लगा सकता है टैक्स। किसान को ट्रेडर बताकर बिल पास कराया गया। कृषि को व्यापार बताने का विरोध। श्रम कानून समवर्ती सूची में राज्यों को बिना विश्वास में लिए बिल पास कराया गया। बीपीएल को पीडीएस के राशन की जगह नकद देना चाहती है केंद्र सरकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 साल तो क्या 5 दिन भी सरकार चलाने के लायक नहीं भाजपा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि युवाओं को कड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद 5 साल की संविदा देने वाले सत्ताधीश खुद चंद महीनों की संविदा पर कार्यरत हैं। भाजपा सरकार के 3.5 साल के प्रदर्शन ने जनता को बता दिया है कि वह 5 साल तो क्या 5 दिन भी सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब तक वे अपनी एक भी जनहित की योजना लागू नहीं कर सके हैं। समाजवादी सरकार के कामों पर अपने
अपने नाम का ठप्पा लगाने और फीता काटने के अलावा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। वस्तुतः भाजपा नेतृत्व इतना कृतघ्न है कि वह समाजवादी सरकार को उसके समय हुए विकास कार्यों का श्रेय भी नहीं देना चाहता है। सरकार को इधर उधर की बहानेबाजी करने के बजाय यह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अंधेरा क्यों है। मुद्दा विहीन सरकार के कारण राज्य की जनहित की समस्याएं उलझती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में रंच मात्र भूमिका नहीं थी, इसलिए वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को संजोने को बने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को नीलामी पर चढ़ा रही है। इस केंद्र में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियां अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना थी। भाजपा राज में वहां धूल भी नहीं साफ हुई। केंद्र का अधूरा काम रोककर भाजपा को क्या मिला? आपातकाल के विरोध का नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया था। दूसरी आजादी के संघर्ष पर धूल डालने में भाजपा नेतृत्व भी सहयोगी बन रहा है। आखिर क्यों? भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी को यह भी पता नहीं कि वे अपने आचरण से अपने प्रेरणा पुरुष का अपमान कर रहे हैं या सम्मान। सूचना विभाग के नए भवन के निर्माण की स्वीकृति समाजवादी सरकार के समय हुई थी, क्योंकि सिविल अस्पताल का विस्तार करना था। इस भवन पर अपने शीर्ष नेता का नाम ही लगाना था, तो अपनी किसी नई योजना को पूरा करते। देश प्रदेश के हर संस्थान एवं संसाधन को बेचने पर उतारू भाजपा अमीरों के हाथों में बिक चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना स्टेडियम समाजवादी सरकार का बनाया, उस पर भाजपा ने अपना ठप्पा लगाया। उसके पास उस समय बने अवध शिल्प ग्राम को भी औने पौने दाम में बेच दिया गया। सरकारी संपत्तियां बेचने के मामले की जांच समाजवादी सरकार बनने पर होगी और इसके दोषी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने कहा, आज भारत के लिए काला दिन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कृषि संबंधित विधेयकों को मंजूरी देने के बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आज के दिन को भारत के लिए काला दिन बताया। अकाली दल प्रमुख ने कहा कि यह वास्तव में भारत के लिए एक काला दिन है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र के विवेक के हिसाब से कार्य करने से इनकार कर दिया है। बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों की मांग के बाद हमें बहुत उम्मीद थी कि वह इन बिलों को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। वहीं पिछले रविवार को जब राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनिमत से पास हुए थे, तब कांग्रेस ने भी उस दिन को संसदीय इतिहास में काला दिन करार दिया था। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि संसदीय कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में किसान विरोधी काले कानून सभी परंपराओं को तोड़कर पारित किए गए हैं। यह दिन संसदीय इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। बता दें, इन विधेयकों के चलते इस समय एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है और खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विधेयकों का विरोध राजग के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी किया है और उसने खुद को राजग से अलग कर लिया है। इससे पहले 17 सितंबर को सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और शियद की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर ने कृषि विधेयकों के विरोध में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान राहत के अभाव में अपनी जान दे रहा और चुनावी भूमि पूजन का खेल जारी है कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम में राजनीतिक दांव बने किसानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ झूठ और फरेब का आरोप लगा रही है और लगातार किसान कर्ज माफी को लेकर भाजपा का घेराव कर रही है। वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर सीएम शिवराज पर किसानों को लेकर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट कर किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज जी, अतिवर्षा, कीटों के प्रकोप से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खराब हुई फसलों का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्हें आपकी सरकार ने कोई राहत प्रदान नहीं की है। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि आपने बाढ़ पर्यटन खूब किया, पीड़ितों के बीच खूब लच्छेदार भाषण दिए, लेकिन अभी तक उन्हें राहत प्रदान नहीं की। आज भी आपके गृह जिले विदिशा के सिरोंज के ग्राम भोरिया में उन्होंने कहा कि भले आपकी पूरी सरकार किसान की आत्महत्या के पीछे भी अन्य कारण बताने में जुट जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश का किसान राहत के अभाव में अपनी जान दे रहा है और इनसे बेखबर आपका चुनावी पर्यटन, करोड़ों की झूठी घोषणाएं, झूठे शिलान्यास, चुनावी भूमि पूजन का खेल जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में राम मंदिर पर सियासत, भाजपा कांग्रेस में छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, गोविंद राजपूत के समर्थकों का वीडियो वायरल होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राम का सियासी तौर पर इस्तेमाल करती है। कांग्रेस ने वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब गोविंद राजपूत का यह बयान सामने आने के बाद कि वह दिवाली के बाद रामशिला लेकर अयोध्या जाएंगे, कांग्रेस ने इस पर भी पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा वह राम के नाम पर वोट मांग रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता तेजस्वी का चुनावी वादा, हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को देंगे नौकरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए नित नई घोषणाएं भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव से पहले ही बिहार के युवाओं और बेरोजगारों पर फोकस रखने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 अगस्त को बेरोजगारी को लेकर एक पोर्टल बनाया था। इसमें 9,47,324 बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा कि 13,11,626 लोगों ने मिस कॉल किया है। हमारी पार्टी बेरोजगारी को लेकर गंभीर है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है। बिहार में 60% आबादी युवाओं की है। बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% है। तेजस्वी यादव ने बिहार में कितने पद खाली हैं इसका ब्यौरा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में 2.5 लाख कर्मियों की जरूरत है, जबकि 50,000 पुलिस कर्मियों का पद बिहार में रिक्त है। उद्योग धंधों को लेकर नीतीश सरकार पर तंज। इससे एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में उद्योग धंधों को लेकर नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि 15 वर्षों में बिहार काफी पीछे चला गया है। शनिवार को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी ने कहा कि उदारीकरण के बाद 15 वर्षों से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार इन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का ट्वीट, जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगातार दूसरे दिन कविता की पंक्तियों से बिहार में राजनीतिक बदलाव का आह्वान किया है। शनिवार को लालू प्रसाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार और बिहारी पर केंद्रित कविता पोस्ट की गई है। इस कविता में उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से लेकर कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने छीनी नौकरी सारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसके राज्य में हिंसा भारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। इस कविता के साथ उन्होंने 2 तस्वीरें और टैग की है। उनमें लिखा है, मजदूर सड़क पर है, घर बार मांगता है, युवा सड़क पर है, रोजगार मांगता है, उद्योग धंधों की बदहाली पर बात क्यों नहीं करती सरकार। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में उद्योग धंधों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 साल में बिहार काफी पीछे चला गया है। शनिवार को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है। राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। कहा कि उदारीकरण के बाद 15 वर्षों से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार इन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार 10,000 से अधिक बूथों से होगा मतदान का लाइव प्रसारण। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा, शिक्षक व स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन की निगरानी के लिए करीब 10,400 बूथों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के दौरान विधानसभा के 3,788 टेबल का भी लाइव टेलीकास्ट होगा। विधानसभा चुनाव में मतगणना एजेंट लाइव स्ट्रीमिंग से ही गिनती की निगरानी करेंगे। चुनाव आयोग ने इस प्रसारण की जिम्मेवारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस को दी है। इसके लिए 9.15 करोड़ का करार हुआ है। विधानसभा चुनाव में राज्य के करीब 1.6 लाख बूथों में से 10% पर मतदान का लाइव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण जिला व राज्य नियंत्रण कक्ष में ही होगा ताकि चुनाव के दिन तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जिन बूथों का लाइव प्रसारण किया जाना है उसका चयन जिला स्तर पर हो गया है और वहां नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस उपकरणों को लगाने जा रहा है। इसके अलावा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान भी बूथों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। चुनाव आयोग ने तय किया है कि शिक्षक निर्वाचन के लिए राज्य के 100 मतदान केंद्र व स्नातक निर्वाचन के दौरान राज्य के 300 बूथों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। मतगणना के 3,788 टेबल का भी लाइव स्ट्रीमिंग चुनाव आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना पर भी ऑनलाइन नजर रखने का निर्णय लिया है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 16 टेबल मतगणना के लिए लगाए जाएंगे। इस तरह कुल 3,788 मतगणना टेबल की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए एकदम स्पष्ट प्रसारण होगा ताकि सभी प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट गिनती साफ साफ देख सकें और उस पर अपनी दावा आपत्ति जाहिर कर सकें। इसी तरह स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए लगने वाले मतगणना टेबल की भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। जिलों को आदेश दिया गया है लाइव वेबकास्टिंग के लिए चुने गए बूथों की सूची एनआईसी को सौंप दे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिन अमित मालवीय को हटाने का दिया था अल्टीमेटम, उन्हीं को बीजेपी की नई टीम में आईटी सेल हेड का मिला जिम्मा। बोले अब सब साफ है। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट्स के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के बाद अब पीएमओ से जुड़े अधिकारी पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद ने रविवार 27 सितंबर 2020 को ट्वीट कर आरोप लगाया कि फर्जी अकाउंट से उन पर हो रहे निजी हमलों के पीछे अमित मालवीय के साथ पीएमओ हरेन जोशी का भी हाथ है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हरेन जोशी को पीएम नरेंद्र मोदी के खास सलाहकारों में गिना जाता है। जोशी अभी पीएमओ में ओएसडी हैं। स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि अब अमित मालवीय को फिर से नियुक्त कर लिया गया है तो मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे पहले के ट्वीट्स ये पता करने के लिए थे कि अमित मालवीय ने खुद फर्जी आईडी से ट्वीट करवाए या इसके पीछे कोई और था। अब सब साफ हो गया है। पीएमओ हरेन जोशी इसके पीछे थे। मैंने 2 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में लिखा था। दरअसल भाजपा नेता जेईई, नीट एग्जाम, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। उनका आरोप था कि इसके लिए फर्जी अकाउंट बनाकर उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं। खुद पर हमले के लिए उन्होंने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को जिम्मेदार माना था और उन्हें हटाने की मांग की थी। राज्यसभा सांसद ने 9 सितंबर को इस बाबत ट्वीट कर कहा था कि अगर अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल नहीं हटाया गया तो इसका मतलब है कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती है। अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।